नमस्कार, मैं कृष्णा एक बार फिर आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ। आज की चर्चा का विषय इसी माह की 21 तारीख को एक खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण के रूप में घटित होगी। इसी को हम लोग अपना आधार बनाकर ज्योतिषीय संवाद करेंगे। न्यू बिगिनिंग्स और डैश डैश डैश। चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा गर्भवती महिलाओं के लिए क्या सलाह है, प्रत्येक राशि के व्यक्तियों के लिए क्या सलाह है और देश दुनिया मौसम के लिए ग्रहों के क्या संकेत हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, मिथुन राशि में ग्रहण है। सूर्य, राहु, चंद्रमा और बुध वक्री होकर वहां बैठे हैं। मंगल की दृष्टि जा रही है, चतुर्थ दृष्टि। हम लोग चर्चा की शुरुआत पहले देश दुनिया मौसम से करेंगे, फिर गर्भवती महिलाएं और व्यक्तियों तक पहुंचते हुए उपाय तक चलेंगे। क्योंकि यह ग्रहण भारत और चीन दोनों देशों में देखा जाएगा, तो आइए इन दोनों देशों की कुंडलियों से ग्रहण को समझें। लेकिन वहां चलने से पहले एक बात यह कि इन कुंडलियों का विश्लेषण वैसे ही किया जाता है जैसे कि हम सामान्य कुंडली का करते हैं। किस भाव में पड़ रहा है ग्रहण, किस राशि में हो रही है ग्रहण, राशिधिपति की क्या स्थिति है और उस पर शुभ और अशुभ किस प्रकार के ग्रहों की दृष्टि है। हाउस, राशि, राशि लॉर्ड एंड बेनिफिक एंड मेलिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट। मिथुन राशि ग्रहण में जा रहा है, तो मिथुन राशि के ग्रहण में जाने से शास्त्रकारों ने जो संकेत किया है वह यह कि उच्च पदों पर आसीन महिलाओं के लिए यह ग्रहण अनुकूल नहीं होगा। तो वैसी महिलाएं जिनकी दशा भी प्रतिकूल है वह थोड़ा सा सावधानी बरते। आगे आने वाले 6 महीनों में उनके लिए परेशानी, बाधा उत्पन्न हो सकती है। कुछ और क्षेत्र के लोगों जैसे जो नट हैं, जो कलाकार हैं, जो अभिनेता हैं, जो साहित्यकार हैं, वैसे साहित्यकार जिनकी विद्वता के लोग कायल हैं, उन लोगों की दशा अगर प्रतिकूल है तो उनके लिए यह ग्रहण प्रतिकूल होने वाला है। क्योंकि इस ग्रहण का संकेत उनके लिए प्रतिकूल है, तो यह प्रतिकूलता किन के लिए दिखेगी? उनके लिए ही दिखेगी ना जिनकी दशाएं भी अनुकूल नहीं होंगी। अब आइए भारत को देखें। वृषभ लगन की कुंडली है और मिथुन राशि में ग्रहण का मतलब भारत के द्वितीय भाव में ग्रहण लग रहा है। वैसे समय में जिस समय जब उसकी दशा चल रही है, मून, सैटर्न, केतु, चंद्रमा में शनि में केतु सप्तम भाव में है और चंद्रमा तृतीय शो के तृतीय भाव में, शनि वहां षष्ठेश भी है। और तृतीय भाव जो है होता है वो कम्युनिकेशन का होता है, संचार का होता है, हमारे पड़ोस का होता है। और सप्तम भाव हाउस ऑफ वार का होता है। लेकिन इस समय इन घरों का ग्रहण में नहीं आना क्या संकेत देता है? ग्रहण में द्वितीय भाव आ रहा है, तो द्वितीय भाव हमारा मुख्यतः होता है, देश की जब कुंडली देखते हैं तो अर्थ का होता है, नेशनल वेल्थ को हम देखते हैं वहां से। तो इस समय जो परिस्थितियां हैं, सरकार के लिए अपना पूरा ध्यान आर्थिक मामलों पर को धुरी बनाकर घूमेगा। अभी सरकार अपने आप को युद्ध जनित परिस्थितियां पैदा होने के बावजूद वहां से अपने आप को बचाएगी और अर्थ को कैसे संभाला जाए वहां केंद्रित करेगी अपने आप को। लेकिन हाँ, बीजारोपण युद्ध का हो चुका है। कब युद्ध होगा इसकी चर्चा हम लोग फिर आगे करेंगे, लेकिन आज अपने आप को यहीं तक सीमित रखें। क्योंकि यह जो केतु है दशांश में छठे भाव में है, मंगल के साथ है। यह जो उग्रता है आगे आगे हम लोग जानेंगे दूसरे वीडियो में। चाइना को देखें। मकर लगन की कुंडली है, मिथुन राशि छठे भाव की राशि। देश की कुंडली को जब देखते हैं तो छठा भाव क्या दिखाता है? टेरिटोरियल अटैक, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, आर्म्ड फोर्सेस, सबसे पहले तो यह दिखाता है। तो अगर वह भाव जा रहा है ग्रहण में तो इसको लेकर चीन की समस्या बढ़ने वाली है। जहां हम अर्थ को लेकर घूमेंगे, हमारी सरकार का केंद्र बिंदु अर्थ होगा, वहां चीन के लिए केंद्र बिंदु है सीमा। वहां पर कैसे तनाव को बढ़ाया जाए और इसकी वजह क्या है? चीन की कुंडली को आप लोग देखिए, जो दशा चल रही है शुक्र में, प्रत्यंतर दशा आप लोग देखिए, शुक्र की है, सप्तम राशि में है, तुला राशि में दसम भाव में है और उसके ऊपर मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव से जा रही है, हाउस ऑफ वार से।
चतुर्थेश होके सप्तम भाव से दृष्टि दे रहा है और इसके ऊपर सप्तमेश की दृष्टि है। आंतरिक असंतोष से भटकाने के लिए चीन अभी सारे प्रयास करेगा। तो भारत की कुंडली में अभी चूंकि युद्ध करने की मन स्थिति नहीं है, ग्रहों का संकेत नहीं है, तो फुल फ्लेजेड वार तो नहीं होगी अभी, लेकिन छोटे मोटे उपद्रव होंगे। और चाइना की जो स्थिति है ग्रहों की, उसके हिसाब से ग्रहण के समय मिथुन राशि में ग्रहण है, मंगल की दृष्टि है। वैसे मंगल जिस पे शनि की दृष्टि है, तो उसके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके अंदर थोड़ी असंतोष पैदा होगी, थोड़ा रोष पैदा होगा। चीन में वर्तमान संक्रमण काल को लेकर अगर सुधार होना शुरू हो गया था तो उसकी दूसरी लहर के आने का संकेत है। यह एक चिंताजनक संकेत है। मौसम की बात करें तो मौसम में परिवर्तन जारी रहेगा। प्राकृतिक उत्पात का संकेत है, क्योंकि बुध अभी अभी वक्री होकर मिथुन राशि में है और इसी महीने की 30 तारीख को बृहस्पति अनुगामी होकर धनु राशि में आ जाएंगे और ग्रहण का समय है यह। तो प्राकृतिक उत्पात तो होंगे, तेज हवाएं, बारिश और अर्थक्वेक की संभावना बनेगी। भारत, चीन, ग्रीस, बांग्लादेश, इन देशों में, भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में। हालांकि समुचित डाटा के अभाव में हमारे हाथ बंध जाते हैं। यह देखना मौसम वैज्ञानिकों का काम होगा कि अगर यह संभावनाएं बन रही हैं तो सही में दिशा कौन सी होगी। तो यह तो ही देश, दुनिया और मौसम की जानकारी। आइए अब गर्भवती महिलाओं की बात करें सूर्य ग्रहण के संदर्भ में। गर्भवती महिलाएं, उनसे एक सवाल मेरी तरफ से। सवाल से पहले एक जानकारी उनके लिए कि हर वर्ष अधिक से अधिक 7 ग्रहण होते ही हैं, 4, 5, 6, 7, और हर ग्रहण अपने से एक फोर्टनाइट आगे या पीछे दूसरा ग्रहण लेकर आता ही है। और जब जो गर्भ की वो जो समय अवधि है, गर्भ में शिशु के आने से लेकर और जन्म तक, वो लगभग 9 महीने की होती है। तो एक बात बताइए आप सब कि जब हर वर्ष 4, 5, 6, 7 इतने ग्रहण होंगे तो कोई भी बच्चा क्या बगैर ग्रहण काल से गुजरे हुए पैदा होगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप स्वयं बताइए, क्या हर बच्चा शारीरिक मानसिक अपंगता को लेकर पैदा होगा क्या? कैसे होगा? तो यह भय अपने मन से बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि ग्रहण काल में अगर आपने गर्भ धारण किया है, गर्भस्थ शिशु के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, एक यह शोध का विषय जरूर है कि तृतीय माह, वैसी महिलाएं जो तृतीय माह से गुजर रही हैं गर्भावस्था के, तो चूंकि तृतीय माह उनके गर्भस्थ शिशु के लिंग परिवर्तन को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होता है। उस समय कुछ वैदिक उपचारों द्वारा, वैदिक रिचुअल्स द्वारा, कुछ विधानों द्वारा और उनके खान पान में परिवर्तन करके बच्चे का लिंग परिवर्तित किया जा सकता है। और इसको विज्ञान भी आज स्वीकारता है कि तृतीय महीने में लिंग परिवर्तन को। तो ये निरंतर शोध का विषय है कि तृतीय माह में अगर उस तरह की महिलाओं पे ग्रहण का कुछ प्रभाव, लेकिन अभी तक वैसा कुछ भी प्रतिकूल परिणाम देखने को नहीं मिला है। और किसी भी ग्रंथकारों ने, चाहे आप वेद पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, पुराणों को पढ़ लीजिए, या फिर ज्योतिष के बृहत संहिता को पढ़िए, भद्रबाहु संहिता को पढ़िए, गर्ग संहिता को पढ़िए, कहीं भी गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ भी प्रतिकूलता या अनुकूलता, किसी तरह की चर्चा ही नहीं की गई है। तो आप लोग बिल्कुल ही भय मुक्त हो जाइए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग यह प्रश्न लेकर आए थे कि उनके घर में उनकी बहू, उनकी बेटी, उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया है, तो उनके लिए कुछ उपाय बताइए। उपायों की चर्चा तो मैं करूंगी कि वह उपाय किनको और कैसे करना चाहिए, लेकिन गर्भवती महिलाएं अब बिल्कुल ही भय मुक्त हो जाइए। अब बात प्रत्येक राशि के व्यक्तियों के लिए। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है, फिर कह रही हूँ, ज्योतिष और व्यापार के अंतर को समझना शुरू कीजिए। अंधविश्वास से बाहर निकलिए।
किसी भी ग्रंथ में वैयक्तिक प्रभाव की चर्चा नहीं की गई है। हर जगह इसके पशु पक्षियों के ऊपर प्रभाव की चर्चा की गई है, और वह भी इसलिए क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले अंधकार और रात्रि के अंधकार में फर्क यह पशु पक्षी बहुत ही कहिए उनको सूक्ष्मता से महसूस कर पाते हैं, और उस अंधकार की वजह से, उस सूक्ष्मता से पहचान करने की वजह से उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। हवाओं की दिशा बदलती है, गति नहीं दिशा। तो दिशा बदलने से तात्पर्य क्या कि अगर वो पछिया हवा चल रही है, मानो पछिया मतलब जो पश्चिम दिशा से आने वाली हवा है, अगर वो पूर्व दिशा की ओर चली गई, पूर्व हवा बन गई, तो जो गर्मी कैसे वह बारिश की तरफ वो रुख मोड़ेगा, इसकी चर्चा शास्त्रों में की गई है, वेद में की गई है। समुद्र के जल के खारेपन में, उसकी अम्लीयता और क्षारीयता में क्या परिवर्तन होगा, और उस बदलाव की वजह से समुद्र में रहने वाले जीव जंतु के स्वभाव में, व्यवहार में कैसा परिवर्तन होगा, इसकी चर्चा की गई है। पेड़ों में, पौधों में, लताओं में आने वाले पुष्पों और फलों के संरचना पर, उसमें आने वाले बदलाव की चर्चा की गई है। कहीं पर भी वैयक्तिक प्रभाव की चर्चा नहीं की गई है। साल में 4, 5, 6, 7 इतने ग्रहण होते हैं, तो एक बात बताइए ना, कितनी बार मरेंगे आप? आपको पता है ज्योतिष का जो व्यापार है आज के समय में, एक आंकड़े के अनुसार 60 से 70 हजार करोड़ रुपयों का है। तो अगर यह हम कहें आपको कि इस राशि में, मिथुन राशि में ग्रहण होने की वजह से ये राशि आपकी अगर है तो आप मालामाल हो जाएंगे, या आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी, तो यह धीरे धीरे आपको मानसिक विक्षिप्तता की ओर लेता हुआ चला जाएगा। इससे निकलिए, मानसिक अवसाद से ग्रसित होने से बचिए और मानसिक रूप से विक्षिप्त होने से बचिए। संपूर्ण देश को, संपूर्ण विश्व को 12 भागों में हम कैसे बांट सकते हैं? 12 ही राशियां होती है ना। तो अगर हमने कहा कि इस राशि वाले, यह जो जिनकी राशियां है, अगर वह रातों रात कुबेर बन जाएंगे, तो क्या यह संभव है? स्वयं सोचना शुरू कीजिए। इसीलिए मैं बार बार कहती चली जा रही हूँ, ज्योतिष को स्वयं सीखिए, क्योंकि आपने जो अंधविश्वास पाल रखा है, जो भ्रम पाल रखा है, जो भय पाल रखा है, उससे स्वयं आप ही निकलेंगे, कोई अन्य आपको नहीं निकाल सकता। 500 वर्षों के अंधकार युग को तो हमने पार कर लिया, लेकिन वह जो अंधकार खुद के अंदर बिठाया आपने, उसको व्याप्त होने दिया उस अंधकार को, वहां थोड़ी सी पहले रोशनी, एक हल्का सा दीप तो जलाइए, स्वयं जानना शुरू कीजिए। तो राशियों पर क्या होगा प्रभाव, ऐसा सोचकर आप भय में नहीं जाइए, भ्रम में नहीं जाइए। एक खगोलीय घटना है, इसका आनंद लीजिए। राष्ट्र एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। युद्ध जनित परिस्थितियां पैदा हुई हैं, चाहे वो आंतरिक अस्थिरता हो, चाहे वो सीमा पर अस्थिरता हो, चाहे वो आर्थिक अस्थिरता हो। इसमें हम लोग अपनी अपनी सकारात्मक भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इसको सोचने का समय है। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर संरचनात्मक भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किए जाने का समय है। और इसके साथ अपने आप को मानसिक विक्षिप्तता और अवसाद से बचाने के हेतु कुछ उपाय किए जाने का समय है। वह उपाय क्या? शास्त्रकारों में एक मतता है इसको लेकर कि यह जो समय होता है वह उपासना का समय होता है, ईश्वर आराधना का समय होता है। तो अपने अपने इष्ट को ध्याइए, आसन लगाइए, बैठिए, और ये जो ग्रहण का समय है, किसी भी भटकाव में मत जाइए कि कौन से मंत्र का जाप करें। अपने अपने इष्ट देव को ध्याइए। आज की चर्चा यहीं तक। अगली चर्चा में हम फिर कुछ और विषयों के साथ आएंगे और शास्त्र सम्मत चर्चा करेंगे। नमस्ते।